नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। क्या उत्तर प्रदेश में वोट के लिए जातीय समीकरण का खुला खेल अब शुरू हो गया है? क्योंकि सियासत में जब मायावती की एंट्री हुई थी, उस दौर में बहुजन समाज पार्टी का पूरा फोकस दलित वोटर्स पर था। सियासी आरोप लगता था कि तब मायावती की पार्टी का नारा यह था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तिलक का मतलब था ब्राह्मण, लेकिन 2007 आते आते बीएसपी का नारा बदला और नया नारा था, पंडित शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। और उन्हें इसका जबरदस्त फायदा भी मिला। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना डाली। अब एक बार फिर मायावती दलित ब्राह्मण वोट बैंक का समीकरण तैयार करने में जुट गई है। मुसलमान इसमें शामिल है। उनकी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही है। पार्टी के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे सतीश चंद्र मिश्रा इस मिशन में जुट गए हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी अगर यूपी में सत्ता में आई तो हर जिले में परशुराम जी की मूर्ति लगवाई जाएगी। उधर यूपी में कांग्रेस का बड़ा ब्राह्मण चेहरा कहे जाने वाले जितिन प्रसाद अब बीजेपी के साथ चले गए हैं। तो क्या करीब 13% वाले ब्राह्मण वोट बैंक के लिए अब खींचतान शुरू हो गई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तिलक तराजू और तलवार, सत्ता के लिए सब स्वीकार। यहाँ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज तो बहुत ज्यादा दुखी है। ब्राह्मण समाज को भी अब उसका मान सम्मान स्वाभिमान लौटाने का वक्त आ गया है। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। बीएसपी पर एक दौर में ये नारा लगाने का सियासी आरोप जमकर लगता है, लेकिन जब सोशल इंजीनियरिंग का गणित बदला तो 2007 में उनका नारा भी बदल गया। नया नारा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। दूसरा नारा था, पंडित शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। और सोशल इंजीनियरिंग के इस नए फॉर्मूले का मायावती को फायदा भी जोरदार हुआ। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो क्या अब एक बार फिर मायावती की पार्टी सियासी संजीवनी के लिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रही है? मायावती ने कहा था कि पूरे यूपी में 23 जुलाई से ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन होगा। हालांकि अब इस ब्राह्मण सम्मेलन का नाम बदलकर प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान विचार गोष्ठी कर दिया गया है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इस कार्यक्रम की कमान संभाल रहे हैं। शुरुआत अयोध्या से की गई है, जहां सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मणों के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। ब्राह्मण समाज के लोगों से हमारा ये आह्वान है कि जिस तरीके से 400 से ज्यादा हत्याएं इस सरकार में हो चुकी हैं, एनकाउंटर हो गए, मार दिए गए लोग, उसका संज्ञान में लेने का काम करिए। गाड़ी फिसल गई और निकले और शूट आउट कर दिया, साल भर हो रहा है, कोई अता पता नहीं है। इस तरीके से लखनऊ के अंदर जो कैपिटल है, 2 वर्ष पहले तिवारी उसको किस तरह से रोक करके अपनी गाड़ी में जा रहा था, उसके गोली मार दी। इससे पहले यूपी में एंट्री मारते ही ओवैसी 19% वाला दांव खेल चुके हैं और अब मायावती की पार्टी 12 से 13% वाले ब्राह्मण समुदाय पर हाथ आजमा रही है। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं, बेहतर कानून व्यवस्था और विकास के दम पर बीजेपी फिर से 2017 वाला करिश्मा दोहराने जा रही है। 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए कितनी बड़ी, जिसे कहते हैं, परीक्षा होगी? देखिए, 2022 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, 2017 के इतिहास को दोहराएगी। अखिलेश यादव पहले ही यूपी के हर जिले में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने का ऐलान कर चुके हैं। उधर यूपी में बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं।
तो क्या 12% ब्राह्मण वोट के लिए सोशल इंजीनियरिंग की लड़ाई शुरू हो चुकी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तिलक तराजू और तलवार, सत्ता के लिए सब स्वीकार। और अब विश्लेषण, सत्ता के लिए सब स्वीकार का विश्लेषण सुनिए। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार के नारे को लेकर बीएसपी पर सियासी वार लगातार होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, इस विषय पर वार करती रही है। 2007 आते आते 13% वोट बैंक वाले ब्राह्मण समाज पर बीएसपी का रुख जो है वो अब बदला है। 2007 में मायावती की पार्टी का नारा था, पंडित शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है। यह भी एक नारा लगा 2007 के अंदर, जिसके बाद मायावती सत्ता पे काबिज हुई। सियासी संजीवनी के लिए दलित ब्राह्मण वोट बैंक का समीकरण बनाने की पूरी तैयारी है। यानी कुल मिलाकर दलित ब्राह्मण के वोट बैंक के साथ अगर मुसलमान वोट मिलेगा तो मायावती की 2007 में भी सत्ता में एंट्री इसी वजह से हुई थी, और अगर 2022 में मायावती जीतेंगी तो इसी कारण जीत सकती हैं। यह उनकी पार्टी को और उनके स्ट्रैटेजिस्ट को पता है। मैं बढ़ता हूं आगे। अखिलेश यादव का यूपी के हर जिले में परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान है। भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान है। यूपी में कांग्रेस का बड़ा ब्राह्मण चेला जितिन प्रसाद अब बीजेपी के साथ आ गए हैं, और हो सकता है मंत्रिमंडल में उनको जगह भी मिल जाए जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा। क्या एमवाई, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, एमवाई इज इक्वल टू मुस्लिम यादव, एमडी इज इक्वल टू मुस्लिम प्लस दलित के साथ अब ब्राह्मण समुदाय पर फोकस है। परशुराम की मूर्ति, ब्राह्मण सम्मेलन, कुल मिलाकर कहानी है सत्ता में आने की, और इसीलिए तिलक तराजू और तलवार, सत्ता के लिए सब स्वीकार। कहां से शुरू हुई थी कहानी? मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में तमाम लोग हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब हैं, इन्हें बधाई। जगत प्रकाश नड्डा ने इन्हें दोबारा प्रवक्ता नियुक्त किया है राष्ट्रीय स्तर पर। मेरे साथ सुनील यादव जी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, एमएलसी हैं। मेरे साथ सुदीन पथौरिया है, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, आपका स्वागत है सर। मेरे साथ असीम वकार साहब है, ओवैसी साहब की पार्टी के उत्तर प्रदेश के चेहरे हैं, आपका भी अभिनंदन है, यानी प्रवक्ता है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। और मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम भी, जो कि प्रियंका गांधी के एडवाइजर है, कांग्रेस के सीनियर लीडर है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन आज की चर्चा की शुरुआत प्रेम शुक्ला मैं आपसे करना चाहता हूं। एक तरफ सुनील यादव है, जो मैं दृश्य इस समय अपने वीडियो वॉल पे देख रहा हूं, एक तरफ सुदीन भदौरिया है। दोनों की नजर ब्राह्मण पे फंस गई है, या फिर आपको फंसा दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, रमेश जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सूत्र पर काम करती है। अब सबका विकास में ब्राह्मण भी आ जाएगा, क्षत्रिय भी आएगा, वैश्य भी आएगा, दलित भी आएगा, आदिवासी भी आएगा, महिलाएं भी आएंगी, युवक भी आएंगे, सारे लोगों का विकास होना, अल्पसंख्यक भी आएगा उसमें। लेकिन कुछ लोगों को, जिन्होंने जो है बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपने साफ तौर पर बताया कि उनका नारा क्या हुआ करता था, जब DS4 बहुजन समाज पार्टी के पहले का जो उनका संगठन हुआ करता था, उसके नारे क्या हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को भी लोगों ने देखा है, जब एक मुख्यमंत्री जी स्पष्ट तौर पर कहा करते थे कि ब्राह्मणों का काम नहीं करना, इस तरह की खबरें भी प्रकाशित हुआ करती थी, इस तरह के इंस्ट्रक्शन भी हुआ करते थे। जाति विशेष के लोग ही सारे थानों में नियुक्त हुआ करते थे। PCS की परीक्षा में एक जाति विशेष के लोग ही उत्तीर्ण हुआ करते थे। राहुल गांधी की जो है नीतियां, हर कोई जानता है कि चुनाव के समय वो जनेऊ कोर्ट के ऊपर उनका आ जाता है। राहुल गांधी जनेऊ ऊपर डाल रहे हैं, विषय वो नहीं है। मैं आपसे सवाल बहुत सीधा पूछ रहा हूं कि सुनील यादव की पार्टी ने और सुदीन भदौरिया की पार्टी ने आपको फंसा दिया है ब्राह्मण वाले फेर में। 30 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब तो आ जाए। नहीं, उनका प्रयास हो सकता है जी, उनका प्रयास हो सकता है, लेकिन मैं जो स्वयं ब्राह्मण हूं और मैं ब्राह्मण जाति का जो टेस्ट है वो समझता हूं भली भांति। हम राष्ट्रवाद, विकास, मानवता का विकास, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इन सारे मुद्दों पर खड़े होते हैं। ब्राह्मण कभी भी जो है जाति की संकीर्णता में नहीं बनता है, और उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो जाति की राजनीति को देख चुकी है। 3 दशकों तक जिस तरह से विभाजनकारी जातीय राजनीति का शिकार उत्तर प्रदेश हुआ था, उससे 2014 और 2017 में मुक्ति मिली है।
अब वो फिर उसी जंजाल में नहीं फंसना चाहेगा। ठीक है, मेरे साथ सुदीन भदौरिया साहब हैं, उनका रुख करता हूं मैं। सुदीन भदौरिया, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम इस बारी किसी जाल में फंसने नहीं वाले। अखिलेश यादव साहब के जाल में तो पूरी बसपा फंस गई थी जब चुनाव आपने साथ लड़ा, उसका रिजल्ट भी आप लोगों ने देख लिया। लेकिन अखिलेश यादव का तो बड़ा दावा है, वो कहते हैं कि वो भगवान परशुराम की मूर्ति हर जगह लगा देंगे। लेकिन आप लोग जो कहते थे तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, अब आप कह रहे हैं सत्ता के लिए सब स्वीकार। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, इस समय जो चुनाव हो रहा है देश के अंदर, इसकी पृष्ठभूमि भी समझने की जरूरत है और आज की चुनौतियां भी समझने की जरूरत है। आज की इस पृष्ठभूमि में आपको ये मालूम है जिस प्रकार से ये सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले लोग देश को कहां ले गए हैं। हमारे यहाँ जो इन्होंने 2-2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, 10 करोड़ नौजवान बेरोजगार आज उत्तर प्रदेश और देश की सड़कों में भटक रहे हैं। इसी प्रकार किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं 1 वर्ष से। कितने सैकड़ों किसान मर गए हैं कर्ज के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी ने पिछले 30 वर्षों में हर बार उत्तर प्रदेश में दिखाया है, 4 बार बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाकर, कि हम एक बड़ी ताकत हैं। जहां तक आपका ये प्रश्न है, सब कुछ स्वीकार तो उसका भी सुन लीजिए। जी सर। जब बीजेपी को जरूरत मिलती है, देखिए 1 सेकंड के लिए बस, मैं 5 सेकंड में खत्म करूंगा। 15 सेकंड ले लीजिए। बहुजन समाज पार्टी पर तो आपने उंगली उठाई, पर मैं ये पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ती है तो महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर भी सरकार बना लेती हैं। जब कांग्रेस को जरूरत पड़ती है तो वो केरल में मुस्लिम लीग के साथ भी, और अन्य लोगों को भी आपने देखा है किस प्रकार से कल्याण सिंह जी को किस किस तरह के रंग की टोपी पहनाई गई है, मालाएं पहनाई गई हैं, साक्षी महाराज को राज्यसभा भेजा गया। ये हम पर लागू नहीं है, सब पर लागू है। ये नहीं, बिल्कुल सब पर लागू है। लेकिन आपका तो नारा था तिलक तराजू और तलवार, समाज को इनको मारो जूते चार, वहां से आप इस पर आ गए। अब 30 सेकंड में इसका जवाब में सपा और कांग्रेस नहीं, हम लोगों ने कहा इस देश में कुछ लोग ऐसी ताकतें रही हैं जो सामंतवादी ताकतें हैं। उन लोगों ने इस प्रकार के जुल्म और अन्याय किए, और जहां तक कानून व्यवस्था है, आपने देखा नहीं हाथरस में क्या हुआ। नहीं, सतीश चंद्र मिश्रा तो कह रहे थे से दलितों का उत्पीड़न नहीं, हुआ। सतीश चंद्र मिश्रा तो जो एनकाउंटर हुआ, जिस विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया, शहीद कर दिया, उसके बचाव में कह रहे थे गाड़ी पलट जाती है। 1 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या वो चाहते हैं कि विकास दुबे जैसे शातिर अपराधी का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था? क्या वो चाहते हैं मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, जवाब दीजिए ना इस बात का। इस पे ब्राह्मण कार्ड क्या है? अपराधियों पर कार्रवाई की बात नहीं करते हैं हम, उनके परिवार में उनकी पत्नी पर भी कार्रवाई होगी, वो भी जेल उन्होंने में तो विकास दुबे का नाम लिया। और पत्रकार जैसे ब्रजेश मिश्रा लोगों को, पत्रकार जैसे ब्रजेश मिश्रा जैसे मुझे लगता नहीं वो विषय है किया जाएगा। जी, मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं देखिए, मुझे लगता है कि अब किसी पत्रकार का आप यहाँ पे नाम लेंगे, वो तरीका ठीक नहीं है। आप अपनी बात को रखिए, अपनी पार्टी की बात को रखिए, वो महत्वपूर्ण है। मैं रुक करता हूं आचार्य प्रमोद कृष्ण का। आचार्य प्रमोद कृष्ण, हाल तो आपका भी देखा है, आप भी मुस्लिम लीग के साथ चले जाते हैं, आप भी शिवसेना में महाराष्ट्र के साथ चले जाते हैं, आप भी बंगाल में फुरफुरा शरीफ के साथ चले जाते हैं, अजमल के साथ चले जाते हैं असम के अंदर। तो मायावती की पार्टी भी कह रही है, जो कहती थी तिलक तराजू और तलवार डैश डैश डैश, और अब वो कहती है कि तिलक तराजू और तलवार, सत्ता के लिए सब स्वीकार। करिए मुकाबला। देखिए अमीश देवगन जी, एक पहलू है कि ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मण का तिरस्कार हो रहा है, ब्राह्मण का अपमान हो रहा है, ब्राह्मणों के बच्चों का फेक एनकाउंटर हो रहा है, ब्राह्मणों की दुर्दशा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 4.5 साल से योगी जी की सरकार है, उनकी इस राज्य में, उनके साम्राज्य में प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं। इनका भी हृदय जरूर द्रवित होगा इस बात को लेके कि कई सौ ब्राह्मणों की हत्याएं पिछले 4 सालों में हुई हैं। और यहाँ तक कि या इस देश के अंदर अफजल गुरु का भी जुडिशल रिमांड हुआ, और याकूब मेनन को भी न्यायिक
प्रक्रिया से गुजरते हुए उसको सजा हुई, लेकिन ब्राह्मणों के बच्चों को उठाया गया और फेक एनकाउंटर कर दिया गया। उनको न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने का मौका भी नहीं दिया गया। खुशी दुबे जो 3 दिन की ब्याहता थी, उसको उसके हस्बैंड का एनकाउंटर हुआ। माना जा सकता है कि वो अपराधी हो सकता है, मैं अपराधियों के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन खुशी दुबे का क्या अपराध था ये भी जग जाहिर है कि उसका कोई अपराध नहीं था। वो तो जब ब्याह के आई तो उसने अपने ससुराल के चौखट दरवाजे नहीं देखे थे, तो बीजेपी उड़ा ले गई। और वो कहते हैं कि अगर ब्राह्मणों का कोई कल्याण कर सकता तो बीजेपी कर सकती है। नहीं, सवाल ब्राह्मणों का कोई चेहरा नहीं है। उत्तर प्रदेश, आपका चेहरा तो उत्तर प्रदेश में नसीमुद्दीन सिद्दीकी है, अजय कुमार लल्लू हैं। अमीश जी, मैं अपनी बात को पूरा कर लूं, मैं तो बड़ा आपका आभारी रहूंगा कि ब्राह्मण शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, जिसे ब्रह्म का बोध हो गया वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा, ब्राह्मण ने कभी दूसरों पर अत्याचार नहीं किया, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये ब्राह्मणों के लिए संक्रमण काल है। अब सवाल उठता है कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय भदौरिया जी से बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं वो, और मैं उनका आदर भी बहुत करता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि सतीश मिश्रा जी को और बहन मायावती जी को ये कब पता चला कि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। 4 साल से तो कोई बोला नहीं। अब क्योंकि चुनाव आ रहा है तो उनका हक है पूरा कि ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास करें। अब उन्होंने कहा मैं खुशी दुबे का केस लड़ूंगा। सतीश मिश्रा जी ने ब्राह्मणों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा, लेकिन ये भी बात किसी से छुपी नहीं है कि ब्राह्मणों को मनुवादी व्यवस्था का प्रतीक और मनुस्मृति किसी ने नहीं पढ़ी। बहुजन समाज पार्टी वाले किसी नेता ने, मुझे नहीं लगता कि मनुस्मृति का अध्ययन किया होगा, और समाजवादी पार्टी वालों किसी नेता ने मनुस्मृति का अध्ययन किया होगा, लेकिन सबके सब मिलकर मनुस्मृति और मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणों को कोई मौका ही नहीं छोड़ते थे ब्राह्मणों पर हमला करने का। लेकिन अब क्योंकि चुनाव आ रहा है, ब्राह्मणों की जो संख्या है कुल मिलाकर के, ब्राह्मणों की उपजातियां भी हैं, वो 14% बैठता है, 13-14% बैठता है। ब्राह्मण जो है हिंदुत्व का आधार है, तो बीजेपी को तो ब्राह्मण अगर खिसक गया तो बीजेपी का तो तख्ता ही पलट हो जाएगा। तो इसलिए बीजेपी चाहती है किसी भी कीमत पर कि ब्राह्मणों को अपने साथ रखे। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि ब्राह्मण निरीह है, ब्राह्मण तो असहाय है, ब्राह्मण पर अत्याचार हो रहा, तो इसे प्रलोभन दे के हमारे साथ। समाजवादी पार्टी का भी फर्ज बनता है कि ब्राह्मणों को अपने साथ रखे। सुदीन बदरिया आचार्य जी की बात का जवाब। लेकिन ब्राह्मण किसके साथ जाएगा ये तो वक्त बताएगा। तो ब्राह्मण समाज आप लोग घोषणा कर दीजिए, मायावती तो 2.5 साल के फॉर्मूले पे काम करती है, 2.5 साल मायावती सीएम होगी, 2.5 साल कोई ब्राह्मण का चेहरा बना दीजिए सीएम। मुझे उत्तर देने का अवसर दीजिए। बिल्कुल, मैं उत्तर देने का अवसर दे रहा हूं। सवाल अपना जोड़ रहा हूं कि मायावती तो 2.5 साल का फॉर्मूला बनाती है, तो 2.5 साल मायावती जी बन जाए सीएम और 2.5 साल ब्राह्मण बन जाए, ऐसा फॉर्मूला लेके आइए आप। ऐसा है, जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी, आपको याद होगा 2007 में हमारे लगभग 46 विधायक जीते थे ब्राह्मण। और मैं ये भी बतला दूं, आचार्य जी बहुत प्रबुद्ध हैं, उनका नाम ही है इस प्रकार का प्रमोद कृष्णन, तो उनमें तो बहुत सारे गुण होंगे। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि हमारे दर्जनों मंत्री भी बने थे। आज आप देख लीजिए उनकी तुलना में, अन्य लोगों की पार्टियों की तुलना में कितनी भागीदारी, हिस्सेदारी मिली, सम्मान मिला, चीफ सेक्रेटरी बना, कितने ज्यादा डीएम एसएसपी नियुक्त किए गए, ये सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। आपके लिए भी उपलब्ध है, ये भी है। ये इस समय बहस इस पर नहीं है साहब। एक आंकड़ा तो ये भी है कि 2017 में मायावती गिना रही थी कि मैंने 100 कम 3 या 100 कम 1 इतनी टिकटें दी है मुसलमानों के अंदर। एक आंकड़ा तो वो भी गिना रही थी, 3 कम 100, माफ करिए 3 कम 100, एग्जैक्टली मुझे दिमाग में आ गया, 3 कम 100 इतनी टिकटें दी हमने मुसलमानों को। कहा उन्होंने 2017 में कहा ब्राह्मणों की बात करी। सर्व समाज की पार्टी हैं। देखिए, हम उस समय भी दिए थे हमने, और हम सर्व समाज की पार्टी हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, और चाहे बैकवर्ड क्लास के लोग हों, क्षत्रिय हों, सबकी भागीदारी हम करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं सर्व समाज के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, कानून व्यवस्था और विकास देंगे। जी, मैं सीधा रुख करता हूं सुनील यादव का। आचार्य जी भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सुनील यादव, बीएसपी का ये जो पॉलिटिकल प्लैंक है, क्या आपको लगता है ये आप पे भी वार है? देखिए अमीश जी, समाजवादी पार्टी ये नहीं मानती कि हम पर वार है। हाँ ठीक है, अब चुनाव आ गए हैं, सभी लोग सभी लोगों की बात करेंगे क्योंकि चुनाव में जाना है। हाँ, ये एक सच्चाई जरूर है
कि योगी जी की सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न बहुत है, ब्राह्मणों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं योगी आदित्यनाथ जी। और आप सोचिए कि अगर जिसको प्रबुद्ध समाज हम लोग मानते हैं, जो अपनी आवाज उठाना जानता है, अपनी लड़ाई लड़ना जानता है, उसके खिलाफ अगर उत्तर प्रदेश में इतना अन्याय है तो पिछड़े और दलितों का क्या हश्र होगा, किस तरीके से उनका उत्पीड़न हो रहा होगा। देखिए, बीजेपी पिछड़ों की बात जरूर करेगी, लेकिन अभी पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना कि योगी आदित्यनाथ जी ने 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, दलितों का उत्पीड़न कर रहे हैं। आप ब्राह्मणों को चिन्हित करके, जो भी ब्राह्मण चेहरे, बड़े चेहरे हैं, उनको आप अपमानित कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अगर आप बड़े नेता बनकर के अगर उत्तर प्रदेश में आए तो योगी जी उस नजर से देखेंगे कि आप बर्बाद हो जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और मैं एक बात कह रहा हूं अमित जी, अभी आचार्य जी को मैं सुन रहा तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग है, हम भी कह रहे हैं, तो अगर वो प्रबुद्ध वर्ग है तो वो जानता है कि योगी आदित्यनाथ जी को कौन हटा सकता है। अगर कोई हटा सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी हटा सकते हैं, इसलिए वो जो हटाएगा, जो भाजपा को हराएगा, उसके साथ खड़ा होगा। तो कांग्रेस की और बसपा की हैसियत नहीं है, आप कह रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो वो लड़ ही नहीं रहे हैं, खाता पूर्ति करेंगे। नहीं, जवाब देंगे इस पे आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कृष्णम जवाब, आचार्य प्रमोद कृष्णम जवाब, देन असीम वकार साहब। हाँ, देखिए, सुनील यादव जी को मैं सुन रहा था। सुनील साजन जी बड़े सौम्य व्यक्ति हैं, जो समाजवादी पार्टी के एकमात्र ऐसे प्रवक्ता हैं जो बड़ी सम्मानित ढंग से, बड़े प्यार से बात कहते हैं, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूं। उन्होंने अभी कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ जी को जो हटा सकते हैं वो अखिलेश यादव है। नहीं, ऐसा नहीं है सुनील यादव जी। ब्राह्मण जिसके साथ होगा वो योगी आदित्यनाथ जी को हटाएगा। तो आप पहले करेक्ट करिएगा। नंबर 2, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अमित जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं कि जब बहन मायावती जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी थी, और हमारे साथ अच्छा, है, हम तो कह रहे हैं, हम तो मेरी बात को पूरा होने दो समाज की बात कर रहे हैं। और मुसलमान किसके साथ होगा जिसकी 19% की लड़ाई है? सुनील जी, अमित जी, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, बहन मायावती जी जब पहली बार 95 में चीफ मिनिस्टर बनी, जब गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद समर्थन वापसी हुई, उसके बाद झगड़ा हुआ, उसके बाद जब मायावती जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, मोतीलाल वोरा गवर्नर थे, दोनों ब्राह्मण थे, और भाजपा में जिन लोगों ने साथ दिया वो भी ब्राह्मण थे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी। तो ब्राह्मणों ने मायावती जी को कई बार चीफ मिनिस्टर बनाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं भदौरिया जी से कि एक बार झूठे ही कह दें कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम सीएम ब्राह्मण को बनाएंगे, तो बिल्कुल ब्राह्मण समाज के कहां फंसा रहे हैं भदौरिया साहब को चक्कर में कि ब्राह्मण को सीएम, तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, कन्नी काट रहे हैं सवाल से। ओके, सुधीर भदौरिया दे रहे हैं, इससे ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होगा। ओके, सुधीर भदौरिया जवाब देना। नसीम वकार जी से मैं निवेदन करूंगा, एक बार कह दें। देखिए, ऐसा है कि चुनाव इस समय हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो कुकर्म हुए हैं, जिस प्रकार से प्रताड़ना हुई है, उसके खिलाफ चुनाव हो रहा है। ब्राह्मण समाज जैसा सभी लोग कह रहे हैं कि प्रबुद्ध वर्ग है, ब्राह्मणों का हमारा ये मानना है कि हमारी पार्टी के अंदर, सहमत हूं आपसे। मैं अपनी बात खत्म कर लूं, आप भी बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ जी, मैं ये कह रहा हूं, आपके सम्मुख भी रख रहा हूं और आपके माध्यम से आपके पार्टी कार्यकर्ताओं से और देश के तमाम लोगों से जो इस टीवी चैनल में बैठे हुए हैं, पंडित सतीश चंद्र मिश्र जी हमारे पार्टी के सबसे सम्मानित राष्ट्रीय महासचिव हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी इस बार जीत कर आएगी। आप देखिएगा, सबसे ज्यादा सम्मान मिलेगा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, और नौकरशाही हो या नौकरशाही के अलावा चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम जो संस्थाएं हैं वहां पर प्रबुद्ध वर्ग के लोग अधिकांश संख्या में आपको दिखाई देंगे। लेकिन अब सतीश मिश्रा पंडित जी हो गए, दूसरी तरफ ओवैसी की एंट्री ओवैसी साहब की एंट्री इसलिए खल रही है कि वो आपका जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर लेंगे। असीम वकार, यहां तो सतीश मिश्रा पंडित जी हो गए हैं
और मायावती कह रही हैं, बीएसपी कह रही है पंडित जी प्रणाम, लेकिन दलित मुसलमान के साथ ब्राह्मण भी चाहिए सरकार में आना है, तो आपको भी चाहिए? नहीं, लेकिन नहीं, मैं बताऊं आपसे, देखिए, मैं सरकार बनाने की लड़ाई तो आप भी लड़ रहे हैं ना? खिलाफ या किसी जाति के खिलाफ मेरी आवाज आ रही हो तो बोलूं मैं? जी बोलिए। देखिए, ना तो मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ हूं, ना मैं किसी जाति के खिलाफ हूं, ना मैं किसी धर्म के खिलाफ हूं। इसके उल्टा जाकर मैं अपने धर्म और अपनी जाति के साथ खड़ा हूं। मैं तो आपके खिलाफ या किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैं अपने मुसलमानों की बात करता हूं, ये गुनाह नहीं है। मैं आपके चैनल पर देख रहा था, सारे चैनल पे चल रहा था कि सतीश मिश्रा जी अयोध्या गए, उन्होंने कहा राम मंदिर हम बनाएंगे। सुनिए सर, अब बोलने ले दिए प्लीज। तो उन्होंने कहा हम बनाएंगे। बहन कुमारी मायावती जी ने साफ तौर से कहा कि हमारी एमआईएम से कोई बात नहीं चल रही है। अच्छी बात है, नहीं चल रही है, ठीक है, लेकिन यह बात सच है कि 2007 में जो सरकार बनी थी बहुजन समाज पार्टी की, उस वक्त तक सतीश मिश्रा जी इतने ताकतवर नहीं थे। जो सरकार बनी थी वो मुसलमानों से बनी थी, और मुसलमानों ने एकदम मुंह मोड़ लिया तो 79 पर आ गए बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। और अगर इतने ही ब्राह्मण आपके साथ थे और इतना ही ब्राह्मणों पे घमंड है और यकीन है कि ब्राह्मण आपके साथ थे, सतीश मिश्रा जी के साथ सारे ब्राह्मण आपके साथ चले गए थे, तो 2017 में आपके जो विधायक थे वो 19 क्यों रह गए अलायंस में आने के बाद? मुसलमान आपको नहीं मिल रहा था, इसलिए आप घटते जा रहे हैं। ब्राह्मण तो 2007 के बाद आपने दावा किया कि आपके साथ आ गया, तो जब ब्राह्मण आपने दावा किया और ताकत बनाई ब्राह्मणों की, तो आप कम होते गए। 2012 में कम हुए, 2017 में और कम हो गए। और आप देखिएगा कि जो लोग मुसलमानों को नजरअंदाज कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी वाले हों, चाहे बहुजन वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे कोई हो, ये यकीन है कि ये सब जानते हैं कि मुसलमान के बिना सरकार नहीं बन सकती। आप भी जानते हैं यह बात अमीश भाई, ये सब जानते हैं। नहीं तो इनका मुस्लिम यादव सपा का, दलित मुसलमान बीएसपी का, उसमें ब्राह्मण इसलिए चाहिए कि सत्ता में आने के लिए, और अगर ब्राह्मण मिलेगा तो सरकार इनकी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल जायज बात बोली आचार्य प्रमोद कृष्ण ने, वो कांग्रेस के नेता, लेकिन उनकी बात में एग्री करता हूं। ब्राह्मण जिस तरफ चला जाएगा सरकार उसकी बन जाएगी। सुनिए, बोलिए असीम वकार। मैंने तो कहा ना, बहुजन समाज पार्टी के पास सर 2007 से ताकत बढ़ी, 2007 के बाद से आपका नारा चेंज हुआ ब्राह्मणों को लेकर। तो अगर आपके साथ ब्राह्मण था और ब्राह्मण की इतनी ताकत थी और ब्राह्मण सरकार बना सकता था, तो आप 2012 में कम क्यों हो गए? ठीक है, जवाब सुदीन भदौरिया से। अब जवाब ले लेते हैं असीम भाई। यही बात समाजवादी पार्टी पे लागू होती है सर। ठीक है, मैं सपा से भी जवाब ले लूंगा और पहले सुदीन भदौरिया से ले लेता हूं। सुदीन भदौरिया 30 सेकंड में जवाब, देन सुनील यादव। नहीं है, वो सरकार में नहीं आएगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि 2017 में हमको 20% वोट मिला, समाजवादी पार्टी को भी 20% वोट मिला, तो ये हमारा स्थायी कुछ वोट है। कुछ वोट बढ़ता है, कुछ घटता है, और वो केवल इसलिए नहीं घटता है कि हमें खाली एक वर्ग ने वोट नहीं दिया। वो हो सकता है कई कारण रहे हों उसमें, पर मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि कानून व्यवस्था के मामले में बहन मायावती जी अव्वल है। विकास के मामले में कुछ कहना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री थी तो 9% था जीडीपी, 9% था जीडीपी, चाहे ना मुलायम सिंह के समय था ना योगी जी के समय है। क्या बात कर रहे हैं आप? देख लीजिए, सबसे ज्यादा विकास हुआ बहन मायावती जी के शासन में, और यही कानून व्यवस्था के साथ साथ शिक्षण संस्थान खुले, स्वास्थ्य सेवाएं हुई, और सबसे ज्यादा जवाब ले लीजिए ना असीम वकार से। टाइम लिमिट को तय करना पड़ेगा, 50 सेकंड हो गए। एक बार असीम वकार से जवाब ले लीजिए। असीम वकार से जवाब ले लीजिए। असीम वकार 30 सेकंड, देन सुनील यादव। देखिए सुदीन भदौरिया जी मेरे बड़े भाई, इन्हीं ने कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में बहन जी से बेहतर कोई नहीं, क्योंकि बहन जी कहें, अखिलेश जी कहें, तो दोनों सरकार में रह चुके हैं। लेकिन अभी आसिम वकार साहब की पार्टी या आसिम वकार साहब के लोग सरकार में नहीं रहे हैं, और जिस दिन हम सरकार में आ गए तो हम ये साबित कर देंगे
कि हमसे बेहतर ना कानून व्यवस्था कोई दे सकता है, ना सरकार चला सकता है, ना ईमानदारी दिखा सकता है, और ना ही सबका साथ सबके विकास का नारा हमसे लेकिन बेहतर आप कोई दे सबके सकता है। आप तो मुसलमानों जिस की दिन बात सरकार करें, आप में कह रहे आएगा, मुसलमान जिस दिन सीएम हम होना आएंगे, चाहिए। हम आपसे बेहतर साबित होंगे सर। ठीक है, आप तो कह रहे हैं मुसलमान सीएम होना चाहिए और मुसलमान सीएम होना चाहिए, इसलिए आप खुलकर बोल रहे हैं। मैंने तो आपको बोला आपको ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए, आपने बोला मैं अपनी कौम की बात करता हूं, मैं उसके इधर अपनी कौम की बात करता हूं। आपने तो ये बोला मुझे इसी कार्यक्रम में। सुनिए सर जी, सुनिए सर जी, सुनिए सर जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें नहीं चाहिए। जिनको लगता है कि हम बेहतर हैं, जिनको लगता है कि हम ईमान और इंसाफ से सरकार चलाएंगे, जिनको हम पर यकीन है, हमारी कयादत पे यकीन है, वो हमारे साथ आए, वेलकम है। लेकिन हमें पूरा यकीन अपने लोगों पर है, अपनी कौम पे है। पहले हम अपने लोगों की बात करेंगे, पहले हम अपने लोगों की अच्छाई की बात करेंगे, पहले उनके लिए वोटर इंसाफ की होता है, बात अपना करेंगे, पराया क्या जो होता है? दबे कुचले उनको जी। उठाने की बात करेंगे। ओके, सुनील आपको सुनील लगता है यादव, कि हमारे साथ आना देखिए चाहिए? प्रेम शुक्ला आप से आइए। रिएक्शन बनता है, लेकिन पहले सुनील यादव। आपको लगता है आप हमारे साथ नहीं आना चाहिए? मत आइए सर। सुनील यादव, मत आइए। सुनील यादव, हमारे साथ आपको हमारे आईना लोग दिखा आएंगे दिया यहाँ पर। ओवैसी साहब की पार्टी जी, ने। जी, अमीश अभी भाई। ब्राह्मण गा रहे हैं, चुनाव में आपको मुस्लिम यादव चाहिए। देखिए अमीश भाई, मैं असीम वकार साहब को भी सुना है। असीम वकार साहब अपना पराया, अरे क्या अपना पराया? वकार साहब, आप ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, तो आपको वो बात कहनी ही कहनी है। लेकिन मैं अमीश जी के कार्यक्रम में कह सकता हूं कि आपके घर का, परिवार का, नात रिश्तेदार का वोट समाजवादी पार्टी को जाता और फिर जाएगा और मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं सुनील भाई, कि सुनील अगर भाई, सुनील। अन्याय होगा तो समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। वो पिछड़े के खिलाफ अन्याय हो तो, दलित के खिलाफ हो तो, मुसलमान के खिलाफ हो तो, बड़ी जातियों के खिलाफ हो तो, हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, जाति देख करके नहीं लड़ते। नहीं, हम सुन लेंगे आपकी, हमारी सुन लीजिए सुनील भाई। हम जाति देख करके, धर्म देख करके नहीं लड़ते। और माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर एक्सप्रेसवे बनाया तो जाति धर्म देख के नहीं बनाया। ठीक है सुनील, जवाब लैपटॉप असीम बांटे वकार तो का जाति जवाब। धर्म देखकर नहीं बांटे हैं। असीम वकार 30 सेकंड का जवाब। विश्वविद्यालय बनाए हैं, Quick मेडिकल response। कॉलेज बनाए हैं, तो quick जाति response। धर्म देख करके नहीं बनाए हैं। जिसको जरूरत है उसको दिया है, जिसके खिलाफ अन्याय होगा उसके अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ेगी। असीम वकार, देखिए सुनील भाई हमारे साथी रहे हैं, हमारे साथी हैं, मैं दोस्त मानता हूं इनको। मैंने शुरुआत ही यहां नहीं से है, की थी कि ना मैं मैं आपका किसी छोटा भाई जाति के हूं। खिलाफ हूं, ना व्यक्ति के, ना धर्म के। सुनिए सर, सुनिए बहुत अदब के साथ। अगर आपने मुसलमानों के वोटों से सरकार बना के मुसलमानों को डिप्टी सीएम बना दिया होता तो शायद आज मेरे मुंह पे टेप लगा होता, मैं किसी काबिल ही ना होता बोलने के, मेरा सर झुका होता आपके सामने। सर, मैंने तो ये नहीं कहा, मुझे पता है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जनाब अखिलेश यादव जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं जानता हूं इस बात को। तो मैं तो नहीं कह रहा हूं आप ना बनिए, मैंने तो इतराज भी नहीं किया। मैं जानता हूं अगर बहुजन की सरकार बनेगी तो बहन मायावती जी ही बनेंगी। अगर मैं हम तो नहीं इतराज कर रहा हूं। यादव जी के मैं तो आप दोनों से कह रहा हूं, लड़ रहे हैं, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे नेता हैं, वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। सुनिए सर, सुनिए, आप मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि मुसलमानों का वोट चाहिए, गुमराह कर रहे हैं, डिप्टी सीएम मुसलमान का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं? ताकत दे रहे हैं। मैं तो आपका ओहदा नहीं सब लोग छीन समझ रहा। रहे हैं। मैं तो अपने लोगों के लिए ओहदा मांग रहा हूं सर। आप हमारे लोगों को ओहदा देने पे आप राजी नहीं है सर? आप राजी नहीं है मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाने पर? मैं तो नहीं संविधान पे भरोसा नहीं है क्या? आप वही बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है। भरोसा है तो आप में भारतीय जनता पार्टी में फिर क्या अंतर रह गया? आपको, अरे वो हिंदू की बात करके उनको परेशान कर रहे हैं, आप मुसलमान की बात करके उनको परेशान कर रहे हैं। नहीं, आप उनकी तरक्की चाहते हैं कि नहीं चाहते? नहीं, तो ये बताइए क्या मुसलमान को रोजगार मिले? आप चाहते हैं कि नहीं मुसलमान को सुरक्षा मिले? आप चाहते हैं कि नहीं मुसलमान यादवों को बनाए, मुसलमान पढ़े, मुसलमान तरक्की करे, गरीबी से उभर के आए, या केवल सियासत करके आपके पीछे गुमराह हो जाए? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं आप? नहीं सर, नहीं। जौहर विश्वविद्यालय किस पार्टी की सरकार में बना? सुनिए सर, आजम साहब ने इतना बड़ा विश्वविद्यालय अगर खोला तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही और दूसरी तरफ आप गुमराह कर रहे हैं, तो कौन धोखा दे रहा है? सर
सर, यानी हर धोखेबाज समाजवादी है। पार्टी के अस्सी समय का सामाजिक विश्वविद्यालय परिवर्तन इसलिए बना कि मुसलमान पढ़ सके, तरक्की मैं तो आपकी कर बात सके। सुन रहा हूं, अब आप तो पता नहीं क्यों आपको डर रहे हैं दर्द हो मुझसे। रहा है? नहीं नहीं, हम डर नहीं रहे। सामाजिक आप हमारे परिवर्तन अपने हैं और हम नहीं सामाजिक डरते न्याय आपसे। की पहली शर्त। आपको लगता है सुनिए कि सर, हम आपके नहीं हैं। सुनिए सर, सुनिए, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय की पहली शर्त सत्ता परिवर्तन है। हम सत्ता परिवर्तन इसलिए कर रहे हैं कि हमारा सामाजिक परिवर्तन हो, हमारा लेकिन हो, असीम वकार हमारा असीम empowerment वकार तब फिर होगा 12% जब हमारे मुसलमान, लोग भी 12 से सत्ता में 14% के बराबर बीच की में कुर्सी ब्राह्मण है, बैठेंगे। तो फिर ब्राह्मण सीएम होना चाहिए। ठाकुर बोलेंगे हमारा सीएम होना चाहिए, जो बनिए हैं वो बोलेंगे हमारा सीएम होना चाहिए। क्या करेंगे आप? तो सब बोल रहे हैं सर, तो सब तो फिर बोल ऐसे रहे तो हैं। दुकान चल गई पूरी है। हमसे तकलीफ क्यों है? ना कमाल की बात है ना, तो फिर तो मुसलमान सीएम होना चाहिए। तो मैंने तो नहीं कहा, ऐसा नहीं होता ना। ओके सर अगर हम जीत के आते हैं, अगर हम जीतेंगे और हमारे हाथ में सत्ता की चाबी होगी, प्रेम शुक्ला, तो मुख्यमंत्री मुसलमान ही बनेगा सर, हम नहीं बनाएंगे। प्रेम किसी और शुक्ला, को। ब्राह्मण की पैरोकारी हो रही है, लेकिन दलित मुसलमान भी चाहिए, मुस्लिम यादव भी चाहिए। यानी कुल मिलाकर ये डायरेक्ट अटैक आप पे है। अगर ब्राह्मण छिटका तो बीजेपी का सत्ता पलट जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिसकी उम्मीद लग रही है। देखिए अमीश जी, लोकतंत्र में सर्वसमावेशी राजनीति की दरकार है और भारतीय जनता पार्टी सर्वसमावेशी राजनीति करती है। हर वर्ग को, हर जाति को, हर नस्ल को, हर संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी। वो तो समाजवादी पार्टी भी कह रही है, कृपा करके बता दीजिए। वो तो बसपा भी कह रही है। नहीं, सुन लीजिए, लेकिन वही मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। नहीं, उसका उत्तर दे रहा हूं, जरा सुन लीजिए गौर से। आप कल्पना कर सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? समाजवादी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो सकता है क्या? कांग्रेस जो है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई ब्राह्मण हो सकता है क्या? ये संयोग से ही है और योग्यता के आधार पर। अरे ब्राह्मण है राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण है, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण है। आपने रणदीप सुरजेवाला का बयान नहीं सुना? जनेऊधारी ब्राह्मण है राहुल जी। बर्बाद कर देना चाहते हैं आप, श्रीमती, आप उनका आरक्षण छीन लेना चाहते हैं आप। क्या मंशा क्या है? कृपा करके मुझे बताइए, क्या चाहते हैं आप? सुनील यादव प्रेम शुक्ला काफी देर बाद बोल रहे हैं, उनको अलाउ हिम टू मेक हिज पॉइंट। शांति से सुन ले। कृपा करके आप किसको कह रहे हैं? कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी है, जिनके प्रमोद कृष्णन जी बताएंगे, उनके घर के पीछे चैपल है और ईसाई है। वो ईसाई धर्म को स्वीकारती हैं। तो ईसाइयों में कब से ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय, ब्राह्मण ठाकुर वैश्य होने लगे भाई साहब? ईसाइयों में तो कोई इस तरह की जातियां नहीं है। ईसाइयों में प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, सीरियन, इस तरह के जो है बहुत सारे उनमें संप्रदाय हैं। लेकिन ईसाइयों में ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, ये वर्गीकरण होने लगा। ये तो मेरी नहीं जानकारी ये तो है। कमाल की बात है। वो सोनिया गांधी है, रणदीप सुरजेवाला कह चुके हैं, राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है। जाति नाम की संस्था में उसका सामाजिक महत्व मानती है, लेकिन उसके राजनीति में किसी की जाति देखकर किसी को पद नहीं दिया जाता है। सर्वसमावेशी राजनीति की बात है। ठीक है, आचार्य जवाब देना चाहते हैं इस बात का। आचार्य प्रमोद कृष्ण जवाब देना चाहते हैं। आचार्य जी जवाब। मुझे मेरी बात पूरी कर लेने। आप अमीश जी आपसे जी अब आप प्रेम जी, मैं आपको बात पूरी करने दूंगा। आचार्य जी, मैंने योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा कि कांग्रेस की हैसियत आप उत्तर प्रदेश में क्या देखते हैं? उन्होंने बोला 0/0 = 0 ही होता है। अमीश जी, आपको तो 0 आंक के चल रहे हैं, बसपा भी आपको कुछ आंक के नहीं चल रही, सपा आपको क्या आंकती है आपको पता ही है। अमित जी, योगी जी के 0 पर भी मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन पहले प्रेम शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि क्या कांग्रेस में कोई ब्राह्मण सीएम हो सकता है, क्या समाजवादी में कोई ब्राह्मण सीएम हो सकता है, क्या बसपा में ब्राह्मण सीएम हो सकता है। तो मैं प्रेम शुक्ला जी से कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय चैनल है न्यूज 18, कांग्रेस का अध्यक्ष। ठीक है, ओके, मैं निवेदन ये करना है आचार्य जी, मैंने कांग्रेस का ओके प्रेम जी, ओके शुक्ला जी, ओके पंडित जी, ओके, मैं ठीक है पंडित जी, मैं अब ये कहना चाहता हूं कि आपकी बात से मैं सहमत हूं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी में अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं हो सकता, और सुनील यादव जी कह भी नहीं सकते, भदौरिया जी कह भी नहीं सकते। हाँ, इतना जरूर है, असीम वकार ने जो बात कही है मैं उसमें कोई बुराई नहीं देखता हूं। यादव समाज चाहता हमारा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हूं, दलित समाज चाहता है बहन जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, ऐसे ही बीजेपी वाले भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ बने। तो भाई अगर असीम वकार ये चाहते हैं कि अगर हम सरकार बने उनकी और मुसलमान चीफ मिनिस्टर हो, तो इसमें कोई
गुनाह नहीं है, वो सोच सकते हैं, उनकी ख्वाहिश हो सकती है। मगर मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि आप ही एक बार कह दीजिएगा कि बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो हमारा मुख्यमंत्री ब्राह्मण होगा। अगर समाजवादी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनाने को तैयार है, बसपा बनाने को तैयार नहीं है, वोट ब्राह्मणों के चाहिए, असीम वकार ने तो साफ कह दिया, तो भाई बीजेपी मैं 10 सेकंड और प्रेम शुक्ला जी बाय रिक्वेस्ट। तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 4 मुख्यमंत्री भाजपा ने दिए, राजनाथ सिंह जी दिए, कल्याण सिंह जी दिए, रामप्रकाश गुप्ता दिए, योगी आदित्यनाथ जी दिए। 31 साल हो गया, नरेंद्र तिवारी 1989 में चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना। 3-4 बार मायावती जी को मौका मिला, 3-4 बार समाजवादी पार्टी को मिला। तो मेरा कहने का मतलब अमित जी ये है कि ब्राह्मण को राज्यसभा, लोकसभा, ये लॉलीपॉप और ये रेवड़ी से अब ब्राह्मण वोट नहीं देगा। जो पार्टी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाने की बात करेगी, ब्राह्मण अपने अस्तित्व की, अस्मिता की, सम्मान की लड़ाई और सत्ता की भागीदारी की लड़ाई लड़ रहा है, तो जो ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाने की बात पार्टी करेगी, जो पार्टी करेगी, ब्राह्मण उसका समर्थन करेगा। पहली बात तो मेरी ये है। ओके प्रेम, जो मुझे लगता है ब्राह्मण समाज की जो भावनाएं हैं। देखिए, अब मैं एक छोटा सा निवेदन के साथ, आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आपने कहा जाति और जाति का मुख्यमंत्री, तो योगी आदित्यनाथ जी जाति नहीं, किसी जाति के नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और संतों की कोई जात नहीं होती। आचार्य प्रमोद कृष्णन जो है, इनकी कोई जात नहीं। जैसे आप कल की पीठाधीश्वर हो गए तो सारी जातियां आप में समाहित हो गई, आपकी जाति अपनी जाति विसर्जित हो गई, सारी जातियां आप में समाहित हो गई। आचार्य प्रमोद कृष्णन स्वयं को जो है ब्राह्मण या त्यागी नहीं कहेंगे। आचार्य प्रमोद प्रेम शुक्ला जी, आप बहुत चतुराई से बात को घुमा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप बड़ी चतुराई से खेल रहे हैं। जो है ब्राह्मण जो है, अगर बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए आचार्य जी। देखिए, ब्राह्मण जो है वो संतों को हमेशा पूजता है। ब्राह्मण जो है, जो भी संत हैं, वो चूंकि जाति विसर्जित कर चुके होते हैं, तो सारा ब्राह्मण समाज जो है वो संतों की पूजा करता है। तो हम तो जो ब्राह्मण जिसको पूजता है, जिस गोरक्ष पीठ में विश्वास रखता है, आस्था रखता है, और सारी जातियां जिसमें आस्था रखती हैं, ऐसे सर्व जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले योगी जी जो है, उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया है। आपकी पार्टी कांग्रेस आचार्य प्रमोद कृष्णन योगी आदित्यनाथ को योगी आदित्यनाथ नहीं कहती, अजय बिष्ट कहती है। क्या आपको लगता है कि इससे बड़े सारे ब्राह्मण खुश हो जाएंगे, इससे आपसे पिछड़ा समाज खुश हो जाएगा, किसी योगी को अगर उसके नाम से बुलाया जाएगा तो? देखिए अमीश देवगन जी, अगर कोई इस तरह की बात करता है तो मुझे नहीं लगता कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत हूं। नहीं, ऐसा नहीं। मैं खुद कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ जी, मैंने कहा अजय सिंह बिष्ट जी का नाम लिया। मैंने वो सन्यास से पूर्व के जो नाम होते हैं, सनातन धर्म की हमारे संतों की परंपरा है। अब मेरा नाम आचार्य कल की पीठाधीश्वर होने से पहले जो था, तो उस नाम से कोई लेना चाहे ले सकता है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हमारी जो परंपरा है वो यही है कि जब नाम परिवर्तित होता है, वेश परिवर्तित होता है, तमाम मार्ग परिवर्तित होता है, जीवन रूपांतरित हो जाता है, तो एक साधु की कोई जात नहीं होती। बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी की बात से भी मैं सहमत हूं और अमीश जी आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन मैं प्रेम शुक्ला जी से यह कहना चाहता हूं कि साधु की कोई जात नहीं होती। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में 4.5 साल का जो समय बीता है, उसमें ब्राह्मणों के ऊपर जो उत्पीड़न और अत्याचार हुआ, तो उस पर प्रेम शुक्ला जी उस पर क्या कहेंगे? क्या प्रभात मिश्रा जो 12वीं का इम्तिहान दिया, उसको एनकाउंटर में मारा गया और कह दिया गया ये पिस्टल छील के भाग रहा था। खुशी दुबे पे आप एक शब्द नहीं बोलते प्रेम शुक्ला जी। एक ब्राह्मण कन्या है और नाबालिग कन्या, उसका विवाह हुआ, उसके पति का एनकाउंटर 3 दिन में हो गया, उस पर गैंगस्टर लगा देना, उस पे जो बड़े बड़े अपराधियों पे धारा लगती है, उसकी जमानत नहीं हो पा रही है। तो अपराधियों में अगर हम धर्म, अपराधियों में अगर हम जाति देखने लगेंगे तो फिर क्या बचेगा? ओवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, अपराध को टारगेट किया जा रहा है। कौन से मुख्तार अंसारी मुसलमान अपने धर्म से होगा, लेकिन इस समय उसको अगर वो जेल में है तो अपने कृत्यों की वजह से जेल में। आपराधिक इतिहास नहीं था। नहीं, मैं अपराधियों के पक्ष में नहीं हूं। लेकिन खुशी दुबे ने कौन सा अपराध किया था जो 1 साल से जेल में सड़ रही है? प्रभात मिश्रा ने कौन सा अपराध किया था? वो तो 17 साल का बच्चा करेंगे ना। ओके, मैं सुनील यादव का भी मुझे रिएक्शन लेना है। ओके, कि एक सेकंड आप बोल लीजिएगा आगे। प्रेम शुक्ला, सुनील यादव, योगी आदित्यनाथ क्योंकि एक संत है, एक पीठाधीश्वर है, तो उनमें तो सब जातियां समाहित हो जाती हैं, इसलिए उनका रक्षा कवच बहुत बड़ा है। क्या आपको लगता है वही आप लोगों के आड़े आएगा? कितना ब्राह्मण, कितना ठाकुर, कितना मुसलमान, कितना यादव, कितना शोर मचा लीजिए आप।
देखिए अमीश जी, मुझे लगता है कि पूरे देश को मालूम है, यही माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पिछड़े और दलितों के गठबंधन को सांप और छछूंदर कहा था। तो क्या कोई संत, देखिए क्या कोई असली संत किसी भी वर्ग को सांप और शक है छछूंदर आपको कह योगी जी सकता के है? संत होने पे? और अगर योगी जी ने कहा है, अगर योगी जी ने कहा है तो फिर आप तय कर लीजिए अपनी डिबेट में। आचार्य जी बैठे हैं, प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, क्या कोई संत की भाषा यह हो सकती है? क्या कोई संत एनआई के पत्रकारों को जो भाषा का इस्तेमाल योगी जी ने किया था वो संत की भाषा है? क्या ठोक दो ये संत की भाषा हो सकती है? दूसरे धर्मों को लेकर के जो योगी जी बयान देते हैं वो संत की भाषा हो सकती है? अगर हो सकती है तो फिर ऐसे संत भाई ठीक है, ओके। प्रेम शुक्ला जवाब, प्रेम शुक्ला जवाब। पहले तो इनको योगी जी के संत होने पर ही शक है। नहीं, देखिए एक तो गोरक्षपीठाधीश्वर संत है कि नहीं, यह निर्णय जो है सुनील यादव जी नहीं ले सकते हैं। उसके लिए जो हमारे पास संत समाज है, और जब किसी का जो है किसी पीठ पर संत का अभिषेक होता है तो संत समाज निर्णय लेता है। वो मुलायम सिंह यादव जी या अखिलेश यादव के बारे में बताया गया या जो हम संतों के बारे में जानते हैं, कृपा करके सुन ले, कृपा करके सुन ले, कृपा करके सुन ले, कृपा करके सुन ले। देखिए संत तो ऐसे होते हैं कि भृगुमुनि ने विष्णु जी को लात मारी थी तो क्या वो संत नहीं रह गए? दुर्वासा जी जो है शाप देते थे तो क्या उनके ऋषित्व में, उनके मुनित्व में किसी प्रकार की कमी आ गई? तो कृपा करके ऋषियों मुनियों संतों की परंपरा सुन ले। और दूसरा, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किसी की जाति के खिलाफ, किसी के गोत्र के खिलाफ, किसी के नस्ल के खिलाफ किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया है। हाँ, निश्चित तौर पर स्पष्ट वक्ता है वो। अगर कोई सांप्रदायिक कृत्य करेगा तो उसकी सांप्रदायिकता के विरुद्ध, विकृत सांप्रदायिकता के विरुद्ध उनको शंखनाद करने का उनका पूरा अधिकार है। अच्छा, उनको अधिकार है पिछड़ों का आरक्षण छीनने का? है अधिकार उनको? उनको अधिकार है दलितों का उत्पीड़न करने का? ये गोरक्षपीठाधीश्वर जो है क्या बात कर रहे हैं? थोड़ी तैयारी के साथ आया करिए। उत्तर प्रदेश, ठीक है, ओके। मैं सुनील भदौरिया 10 सेकंड में मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार से आपने अपनी पूरी कहानी यानी पॉलिटिकल पार्टी का आगाज किया, उसी लाइन पर चलते थे, अब यहां तक पहुंच गए हैं। क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण आपके फेर में फंस जाएगा? क्योंकि वो 2017 में नहीं फंसा, 2014 में नहीं फंसा, 2019 में नहीं फंसा, क्योंकि आप तो डीएम फॉर्मूले के साथ काम करते हैं। जो बार बार इस नारे को आप दोहरा रहे हैं, इस नारे को जो बार बार आप दोहरा रहे हैं, आप एक चीज समझ लीजिए, न मैंने कहा न कभी बहन मायावती जी ने कहा, पर हमने ये जरूर कहा है इस देश के अंदर सामंतवादी व्यवस्था रही है। इस सामंतवादी व्यवस्था में शुक्रिया सर, वंचित लोग। मेरे पास समय इतना ही है फिलहाल। आर पार में एक वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद